हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ एकदम डिटेल में आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सिमिलर टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हुए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी की और फिर उसके बाद में डिटेल में एक एक करके स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हेडिंग डालता हूं मैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी एक तरफ लिख देते हैं स्पीड और दूसरी तरफ लिखते हैं वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कोई भी पार्टिकल कितने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, इनका रेशियो, इनकी रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कोई भी पार्टिकल कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्या होता है, उस पार्टिकल का स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कोई भी पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कर रहा है या फिर उस पार्टिकल की कितनी पोजीशन चेंज हो रही है कितने टाइम में, इनका रेशियो, इनकी रेट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आपको स्पीड और वेलोसिटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई होगी कि जो स्पीड है ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है कोई पार्टिकल, वो क्या है उस पार्टिकल की स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर रहा है कितने टाइम में, वो क्या होता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वेलोसिटी और डिस्टेंस से रिलेटेड क्या है, स्पीड है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको स्पीड और वेलोसिटी की पता चल गई होगी कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी। स्पीड की डेफिनेशन होती है कोई भी पार्टिकल कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये उस पार्टिकल की स्पीड है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी पार्टिकल कितने टाइम में अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कितने उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो उस पार्टिकल की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो एक एक करके दोनों को लिखते हैं। स्पीड होती है रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल विद टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ में कोई पार्टिकल कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और यहां से वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन। कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को कितना चेंज करता है, वही उस पार्टिकल की क्या होती है, डेफिनेशन। तो या तो मैं लिख सकता हूं इसको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन की रेट। ये क्या होती है, विद टाइम, विद टाइम। ये क्या होती है, वेलोसिटी, इज वेलोसिटी। तो यहां से हमको स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन भी पता चल गई। रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल विद अ टाइम, ये क्या होती है, स्पीड। और टोटल डिस्प्लेसमेंट विद अ टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन विद अ टाइम, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। बेसिक डेफिनेशन आपको दोनों की पता चल गई होगी। अब हमें बात करनी है कि स्पीड और वेलोसिटी में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो स्पीड है, स्पीड, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है नो फिक्स डायरेक्शन। स्पीड की अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी अपनी खुद की एक डायरेक्शन होगी। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन बताओ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। रीजन ये है, देखो ये जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है,
क्यों है? बिकॉज ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है विद टाइम, यही क्या होती है? स्पीड। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो जिसके फॉर्मूला में डिस्टेंस आ रही है वो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस वेलोसिटी के फॉर्मूला में आ रही है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी अपनी खुद की एक डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? वो वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as direction of displacement vector, displacement vector। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं, ये मेरे पास कोई पॉइंट ए है, ये यहां पर कोई पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने का मान लो ये कोई रास्ता है, ये ए से बी तक जाने का कोई पूरा रास्ता है। इतना पूरा रास्ता कोई पार्टिकल कितने टाइम में कवर कर रहा है, इनका जो रेट है, इनका जो रेशियो है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और इस पॉइंट ए, इसको मैं बोल देता हूं एक बार के लिए इनिशियल पॉइंट। इस पाथ का ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट बी है, इसको मैं बोल दूंगा इस रास्ते का फाइनल पॉइंट। यहां तक पॉइंट बी पहुंचना चाहेगा। ये इस रास्ते का इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्या है? इस रास्ते का डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल कितने टाइम में कवर कर रहा है, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ये वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या है? ये इतनी है डिस्प्लेसमेंट, ये इतनी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की ये क्या होगी? डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी वेक्टर भी इसी तरफ होगी। किस तरफ होगी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये इस पाथ की इनिशियल पोजीशन है इस पार्टिकल की, यहां पर पार्टिकल था, फाइनली यहां पर पहुंचा, तो ये क्या है? फाइनल पोजीशन। तो जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ, उसी डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। अब एक बात आपको यहां से एक और याद रखनी है, ये जो स्पीड है इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल, इसका सिंबल हम लिखते हैं v, या फिर कई बार इसको s भी लिख दिया जाता है। आपको बस v याद रखना है, s आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इसको आप कैसे लिखोगे? v से लिखोगे। और ये जो वेलोसिटी है ये भी इससे सिमिलर होता है, तो इसको भी हम v ही सिंबल देते हैं। और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो साथ में हम क्या लगाएंगे? इस v पर वेक्टर भी लगा देंगे। ये v वेक्टर क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख देंगे? v वेक्टर लिख देंगे। अब हर एक वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का अपना खुद का एक तरीका भी होता है, मैंने आपको बताया था। हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर हम उसकी डायरेक्शन लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और अपनी डायरेक्शन भी होगी। तो हम एक काम करते हैं, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट हम क्या लिख देंगे? इसकी डायरेक्शन v कैप। इस तरह से हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। हमने वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया? ये है इसका मैग्नीट्यूड, साथ में ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। एक काम करते हैं, ये लिख भी देते हैं। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, और ये साथ में क्या है? इसकी डायरेक्शन, सेम एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? वेलोसिटी वेक्टर की हो जाएगी। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और बात आपको साथ में याद रखनी है, ये जो आपको मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है ना वेलोसिटी का, ये स्पीड के ही इक्वल होता है। एक बार इतना याद रख लो, डिटेल में ये बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ये जब मैं आपको डिटेल में वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तब ये एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार के लिए बस ये याद रख लो कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये स्पीड के ही इक्वल होता है। बस इतना सा फर्क है कि वेलोसिटी के पास अपनी खुद की एक डायरेक्शन भी होगी, स्पीड के पास ये डायरेक्शन नहीं होगी। रख लोगे याद? बिल्कुल सर, रख लेंगे याद। तो इसको मिटाता हूं और हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 3 इसके बाद में। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है, फॉर अ मूविंग बॉडी, for a moving body speed is
always speed is always positive can never be नेगेटिव और जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी है जो मोशन कर रही है, जो मूव कर रही है, उसके लिए स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकती। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार वेलोसिटी के बारे में भी बता देता हूं। फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके लिए स्पीड तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकती। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ना, ये बॉडी चाहे मूव करे, उसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है उसके लिए स्पीड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। अब ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां पर मान लो कोई पार्टिकल है, ये जगह है कोई ए, यहां पर अपना कोई पार्टिकल है, कोई मान लो मैंने एक बॉल ले रखी है, ये मान लो यहां से इस पॉइंट बी तक पहुंचती है, मान लो 5 मीटर का ये रास्ता है, और यहां से यहां तक दूसरी जगह तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड का टाइम लगता है। 2 सेकंड का टाइम इसको लगता है। 5 मीटर का ये क्या है, रास्ता है। तो आप इसके लिए स्पीड को क्या लिखोगे, स्पीड हो जाएगी, इसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी, 5 मीटर कवर करी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का, 5/2 आपको स्पीड कितनी मिल जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, स्पीड। इतनी स्पीड इस पार्टिकल ने कवर करी है पॉइंट ए से बी तक आने में। ये स्पीड कैसी है सर, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 बताता हूं। यहां पर मान लो अपने पास कोई ये बॉडी है ए, इस पॉइंट ए पर, ये मान लो अपने पास कोई बॉडी है यहां पर रखी है मैंने पॉइंट ए पर, यहां से मान लो ये आगे जा रही है, रास्ता है 10 मीटर का, टोटल डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी है, 10 मीटर इसको कवर करनी है। टाइम ये कितनी लगाएगी, मान लो 2 सेकंड की लगाएगी। बी तक मान लो ये पहुंच चुकी है, पूरा रास्ता इसने 10 मीटर कवर कर लिया। तो आप स्पीड को क्या लिखोगे सर, स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस इसने 10 मीटर कवर करी, टाइम इसने लगाया 2 सेकंड, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्या मिली है, स्पीड। ये भी कैसी है, पॉजिटिव ही है। ये भी कैसी है, पॉजिटिव ही है। स्पीड कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक और एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, एक और एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं, यहां से ऊपर से ये भी मिटा देता हूं। एग्जांपल नंबर 3 है, ये यहां पर कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर पार्टिकल है, और इस बार ये इस पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ये पूरा रास्ता है 10 मीटर का, 10 मीटर का क्या है, पूरा रास्ता है, और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। इसको ये डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड का मान लो टाइम लगेगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ आगे नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो सर स्पीड क्या नेगेटिव होगी, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा है, अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो इसके लिए स्पीड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड की अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन होती नहीं है, चाहे आगे की तरफ जाए चाहे पीछे की तरफ जाए, ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। आप लिखेंगे स्पीड के बारे में 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये जो स्पीड है इसकी अपनी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। हाँ वेलोसिटी जरूर हो सकती है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से ये मिटा दो, चलो मिटा देता हूं। ये एग्जांपल भी आप साथ में लिख लेना, ये एग्जांपल भी आप अपने नोट्स में लिख लेना। अब यहां पर मैं आपको वेलोसिटी एक्सप्लेन करता हूं। ये यहां पर कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर मैंने पार्टिकल को रखा है, 10 मीटर डिस्टेंस है, मान लो 2 सेकेंड इसको पूरा मूव करने में लगेगा, 10 मीटर। यहां तक ये बॉडी क्या कर चुकी है, आ चुकी है, यहां तक ये बॉडी मूव कर चुकी है। आप लिखेंगे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। कितने डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, डिवाइडेड बाय टाइम।
आप लिखेंगे वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेस किस तरफ कर रही है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो हमने लिखा पॉजिटिव। कितनी है ये डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर है, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच में ये 10 मीटर कवर कर रहा है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का लगा। 10/2 कितना है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बॉडी मोशन कर रही है, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला केस तो मैंने आपको समझा दिया। नेगेटिव बताओ कैसे होगी। नेगेटिव ऐसे होगी कि अब ये बॉडी ए से बी की तरफ नहीं आ रही है, अब ये बॉडी मान लो बी से ए की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है। यहां पर मान लो बॉडी है, ये फाइनली यहां पर पहुंचेगी, यहां पर मान लो ये फाइनली पहुंचेगी। तो आप लिखोगे वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो पहले आप नेगेटिव लगाओगे सबसे पहले, फिर आप क्या करोगे, ये 10 मीटर लिखोगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 2 सेकेंड। 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। और कैसा है इस बार सर ये नेगेटिव है तो आपने लगा दिया साथ में नेगेटिव। इस बार कैसा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव का केस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जीरो पता है कैसे होगा, जीरो होगा अगर ये पूरा इतना पाथ कवर कर रहा है, पूरा इतना पाथ कवर कर रहा है, मतलब पहले ए से बी की तरफ पहुंचेगा, रुकेगा नहीं, वापस बी से ए की तरफ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी कवर करे। सर डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का पूरा जो अपने पास पाथ है, वो इनिशियल पॉइंट ए है, पूरा घूमकर आएगा, फाइनली भी कहां पर पहुंचा, ए पर पहुंचा। फाइनल और इनिशियल दोनों ही पॉइंट सेम है, चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहां पर था वहीं पर बचेगा। तो आप लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल सही होता है। यहां पर ये इनिशियली भी यहां पर था, फाइनली चलकर भी यहां पर है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, चाहे कितना भी हो, हम 2 सेकंड लिखेंगे पहले जाने में, 2 सेकंड फिर आने में 4 सेकंड लिख दो। 0/4 कितना होना है, 0 ही होगा। तो यहां से आपको वेलोसिटी वेक्टर कितना मिला, 0 मिला, 0 मिला। तो ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, कोई भी केस पॉसिबल है। तीनों आपको आई होप डिटेल में समझ में आ गए होंगे। आगे समझ में, हाँ सर आगे समझ में। अब आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में एक और बेसिक बात याद रखनी है। फॉर बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी, इनकी यूनिट और डायमेंशन आपको याद रखनी है। यूनिट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होती है, एसआई यूनिट। कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, मीटर में होती है, डिस्टेंस भी किस में होती है, मीटर में। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मीटर। टाइम को दोनों में हम किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड दोनों के ही केस में क्या होगी, यूनिट। और अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन तो सेम होगी ही। डायमेंशन कैसी होगी, अच्छा एसआई के साथ में हम सीजीएस यूनिट भी बता देते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। और यूनिट के बाद में अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें, डायमेंशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 t की पावर -1, याद रख लेना, L1 t की पावर -1। साथ में मास को भी इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा m0 L1 t की पावर -1। याद आप ये भी रख लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बेसिक है इतना तो याद रहेगा। तो ये हमने अब तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन करके पढ़ लिया है। अब हमें एक एक करके पहले स्पीड और बाद में वेलोसिटी पढ़ना है। और मैंने आपको बोल रखा है कि 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इनकी पूरी वैरायटी आपको कवर करा देगा, वो भी इसी लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड और उसके बाद में पढ़ेंगे वेलोसिटी। इनको मिटा दूं, मिटा देता हूं। स्पीड होता है रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद टाइम। इतनी बात आपको पता होगी। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है स्पीड का टॉपिक। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कितने टोटल डिस्टेंस को कवर करने में पार्टिकल ने कितना टोटल टाइम लिया है, इसका जो रेशियो है, इसकी जो रेट है, वही क्या है, स्पीड है।
अब ये जो स्पीड है ये दो टाइप की होती है, ये जो स्पीड है ये दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको हम लिखेंगे v avg, इस तरह से करके, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, v इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हो। ये भी आप साथ में याद रखना। इस तरह से हम करके क्या लिखते हैं, एवरेज स्पीड को लिखते हैं। और दूसरे टाइप की स्पीड कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करते हैं। एवरेज स्पीड होती है स्पीड इन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी टाइम इंटरवल में जो स्पीड है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी स्पीड है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीड तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर आपसे किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड के बारे में पूछ लिया जाए तो हम एवरेज स्पीड बताते हैं। तब हम क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड बताते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि कोई कार है जो कि 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है या फिर 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उस टाइम हम कार की जो स्पीड बताते हैं ना वो एवरेज होती है। वैसे तो कार अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से चल रही होती है, लेकिन हम जो बताते हैं कि ये कार 70 किलोमीटर से चली है, ये कार 100 किलोमीटर पर आवर से चली है, वो असल में हम क्या बताते हैं, उसकी एवरेज स्पीड बताते हैं। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, अगर आपसे किसी एक फिक्स इंस्टेंट पर टाइम के किसी एक पर्टिकुलर किसी एक फिक्स इंटरवल पर पूछ लिया जाए ना स्पीड, तो हम क्या बताते हैं, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। जैसे कोई गाड़ी मान लो 5 सेकंड तक टोटल चल रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे सेकंड कितना चली है या फिर तीसरे सेकंड कितनी स्पीड से चली है, वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके दोनों का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये जो आपके पास एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कितनी टोटल डिस्टेंस कितने टोटल टाइम में कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करिए, यही क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये क्या होती है, ये होता है डीएस बाई डी टी, मतलब एक छोटे से इंस्टेंट में, छोटे से टाइम के इंस्टेंट में कितनी छोटी सी डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर करी है, उस पार्टिकल ने कवर करी है, वो क्या होती है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ds बाई डी टी मैंने इसको लिख दिया। अब ये आया कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये मान लो अपने पास कोई पाथ है, ये पाथ का इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। इनके बीच में बॉडी को मान लो टोटल डेल्टा एस की इतनी स्पीड मान लो कवर करनी, इतनी स्पीड कवर करनी और इतनी स्पीड कवर करनी, सॉरी इतनी डिस्टेंस कवर करनी, इतनी टोटल डिस्टेंस कवर करने में बॉडी क्या कर रही है, डेल्टा टी का टाइम ले रही है। इतनी टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस कवर करने में बॉडी क्या ले रही है, डेल्टा टी का टोटल टाइम ले रही है। इतने इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इतनी डिस्टेंस चल रही है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लिखूं डिवाइडेड बाय ये मैं टाइम लिखूं, ये टाइम इंटरवल लिखूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। जैसे ये बॉडी मान लो 100 सेकंड चल रही है, 50 सेकंड चल रही है, मान लो 20 सेकंड चल रही है, 10 सेकंड चल रही है, 5 सेकंड चल रही है, और मान लो 100 मीटर चल रही है, 50 मीटर चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वो 50 मीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, वो टाइम। तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अब अगर आपसे एक छोटे से इंस्टेंट पर पूछा जाए, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा इतना सा टाइम ले लिया, ये मान लो कोई छोटा सा टाइम है dt, मैंने इसको बोल दिया डेल्टा टी। अगर पूरा टाइम है तो छोटे से टाइम को क्या बोल दिया मैंने, dt। जैसे अगर पूरी जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम इंटरवल है, 100 सेकंड है, तो उसमें से मैं किसी एक सेकंड पर, मान लो 52वां सेकंड हो गया, मान लो 17th क्या हो गया, सेकंड हो गया, इनमें से कोई भी एक फिक्स सेकंड पर किसी एक छोटे से टाइम पर मैं अगर पूछूं कि ये बॉडी कितना चल रही है, तो मैं लिखूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है, डेल्टा एस चल रही है। इस छोटे से टाइम में डिस्टेंस ये मान लो चल रही है कितने, डेल्टा एस चल रही है। कितनी चल रही है, ds चल रही है। छोटे से इस इंस्टेंट पर कितनी चल रही है, ds डिस्टेंस ये चल रही है, तो मैंने लिखा है डिस्टेंस ds,
डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम का इंस्टेंट dt। मुझे यहां से क्या मिल गया, इंस्टेंट, इस छोटे से इंस्टेंट पर क्या मिल गया, स्पीड का फॉर्मूला यहां से मिल गया। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं है कोई डाउट। इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही स्पीड आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड कई सारे मुझे क्वेश्चन कराने, बट उससे पहले एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमें डिस्कशन करना है, जिस पर जनरली डिस्कशन नहीं किया जाता है, कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं 2 मिनट। इसको मिटा दूं मैं, चलो यहां पर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड, कब स्पीड यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट है, व्हेन पार्टिकल या फिर बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। मतलब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करे, तो हम क्या बोलते हैं कि उस पार्टिकल का या फिर उस बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट है, कंटिन्यूअसली कैसी रह रही है, सेम रह रही है। जैसे यहां पर मान लो ये इतना कोई रास्ता है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां से मान लो बॉडी अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, और मान लो बॉडी 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर का रास्ता तय कर, अगले 1 सेकंड में भी मान लो बॉडी फिर से 1 मीटर ही कवर कर रही है, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर ही कवर कर रही है, उससे अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर ही कवर कर रही है। इस तरह से करके बॉडी अपना पूरा रास्ता बराबर सेकंड में, हर एक सेकंड में बराबर डिस्टेंस ही क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो हम बोलते हैं कि हर एक टाइम में इस बॉडी की जो स्पीड है वो सेम रह रही है। स्पीड हम क्या बोलेंगे, स्पीड हम बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, 1 मीटर लिखा डिवाइडेड बाय 1 सेकंड लिखा, कितना आया स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे बार भी इतना होगा, तीसरे सेकंड में भी ये होगा, फोर्थ सेकंड में भी ये होगा। हर बार स्पीड क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि बॉडी ने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है। इस टाइप की जो स्पीड है इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। समझ में आगे होगी आपको इतनी बात। तो आपको एक तो इसको हैशटैग लगा लेना है, इसको आप हैशटैग लगा लो। एक दूसरा पॉइंट और होता है, इसको मिटा दूं यहां से। ये तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करी है या फिर कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात करी है। दूसरा टॉपिक होता है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। स्पीड कब नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल होती है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इफ पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब पार्टिकल हर एक बराबर टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल किस में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड उस पार्टिकल की होती है। जैसे एग्जांपल, ये इतना कोई पाथ है पूरा, ये इस पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहां पर क्या पॉइंट बी, यहां से कोई पार्टिकल मान लो अपना चलना स्टार्ट करता है, यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, और यहां पर पहले 1 सेकंड में पार्टिकल मान लो 1 मीटर कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे स्पीड कितनी है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मतलब 1 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या है, स्पीड पहले सेकंड। फिर अगर मान लो अगले 1 सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस कवर ना करके इस बार मान लो 2 मीटर कवर कर रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड कितनी थी स्पीड, 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड सेम नहीं रह रही है, हर एक इक्वल टाइम में चेंज हो रही है, अनइक्वल क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड भी कैसी होगी, अलग होगी, वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। मान लो अगले 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर रहा है, तो कैसी होगी, 3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। हर एक सेकंड क्या हो रही है, स्पीड चेंज होती जा रही है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, तो स्पीड कैसी होगी, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, स्पीड होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे अगले 1 सेकंड में मान लो ये फिर से 1 मीटर चल गया, तो क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड क्या था, 1 मीटर, अगले में 2, अगले में 3, फिर से 1 हो गया। मतलब स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। इससे अगले में और क्या हो सकता है, फिर से मान लो 1 चल गई,
1 मीटर पर सेकंड होगी इस बार स्पीड। तो सर ये तो देखो सेम आ गई इक्वल डिस्टेंस में, लेकिन पूरे पाथ में तो सेम नहीं है ना, पूरे पाथ में तो सेम नहीं है ना स्पीड। हाँ सर नहीं है। इससे अगले 1 सेकंड में मान लो फिर से 2 मीटर चल गई, तो हम लिख देंगे 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है बॉडी, तो स्पीड कैसे सेम होगी? स्पीड भी तो अलग अलग होगी ना। हाँ सर, बिकॉज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, तो इसकी वजह से स्पीड भी सेम नहीं है। स्पीड कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। स्पीड कैसी है? वेरिएबल। और वेरिएबल स्पीड को हम साथ में और क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही सेम टॉपिक मैं आपको वेलोसिटी के टाइम भी पढ़ाऊंगा, साथ में एवरेज और इंस्टेंटेनियस भी वेलोसिटी के टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो एवरेज है ये एक टाइम इंटरवल में आता है स्पीड, और साथ में ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये किसी फिक्स टाइम इंस्टेंट पर आता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई बॉडी है, उसके शुरुआती 5 सेकंड में आपको वेलोसिटी आपको स्पीड निकालनी है, तो वो क्या होती है? वो होती है एवरेज स्पीड। और अगर आपको 5वें सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 5th सेकंड में अगर आपको स्पीड निकालनी है, तो वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड उस बॉडी की, उस पार्टिकल की होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम डिटेल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको स्पीड के, एवरेज स्पीड के कुछ बढ़िया स्पेशल केस बताता हूं। कुछ 2 इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिनसे नीट और जेईई मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में कराने वाला हूं। पहले 2 इंपॉर्टेंट केसेस आपको मैं पढ़ा देता हूं, इसको आप नोट कर लो, नोट नहीं किया तो 10 सेकंड के लिए मैं इस तरफ हो जाता हूं। अब इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, कि उसके बाद में बस आपको इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने हैं, बाकी वैरायटी में कवर कर दूंगा ये टॉपिक। अगर कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं तो समझ लेना कि वो आपको या तो अगले एक्सेलरेशन वाले लेक्चर मिलेंगे, या फिर जब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक लेक्चर दूंगा अलग से, उसमें करा दूंगा। मिटा दूं इसको? चलो, अब हमें 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट्स पढ़ने हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। केस नंबर 1 हम लेते हैं, केस 1 एवरेज स्पीड हम लिख देते हैं ऊपर, एवरेज स्पीड स्पेशल केस। एवरेज स्पीड से रिलेटेड 2 बड़े ही स्पेशल केस हमें पढ़ने हैं। केस नंबर 1 है, इफ अ पार्टिकल डिवाइड, या फिर इफ अ मूविंग पार्टिकल डिवाइड इट्स जर्नी इन एन इक्वल पार्ट्स या फिर डिस्टेंसेस। डिस्टेंस मतलब कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, वो अपने मोशन की पूरी जर्नी को n बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर डिस्टेंस में क्या कर ले? डिवाइड कर ले। एक तो केस ये है। केस नंबर 2 है, इफ पार्टिकल, इफ अ मूविंग पार्टिकल डिवाइड जर्नी इन एन इक्वल टाइम इंटरवल। ये 2 केसेस में हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताना है, एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन करना है। एक बार जब पार्टिकल अपने पूरे जो मोशन है, पूरा जो जर्नी है, उसके डिस्टेंस को n बराबर बराबर डिस्टेंस में डिवाइड कर ले, n बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर ले, या फिर n बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड कर ले। जैसे 10 सेकंड पूरी जर्नी में लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? एक एक सेकंड के 10 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। या फिर 10 मीटर पूरे जर्नी में लग रहे हैं, तो एक एक मीटर के 10 हिस्से में उसके बना लूंगा। समझ में आ गया? अब मैं 10 हिस्से 20 हिस्से ये ना करके एक जनरल केस ले रहा हूं, मैंने n बराबर हिस्सों में डिवाइड किया केस नंबर 1 में, और केस नंबर 2 में n बराबर बराबर टाइम इंटरवल में जर्नी को डिवाइड किया है। तो यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले, ये पूरा पाथ है पार्टिकल का, ये इनिशियल पॉइंट A, ये फाइनल पॉइंट है B। यहां पर अपना कोई पार्टिकल है जो अपनी पूरी जर्नी करना स्टार्ट कर रहा है, और इसको मैंने बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये मान लो पाथ D है, ये फिर से D है, ये फिर से D है।
इस तरह से करके इनफाइनाइट तक तो नहीं, लेकिन n तक मान लो ये अपने पास n वा फिर से d डिस्टेंस का हिस्सा है। इस तरह से करके हमारे पास n नंबर ऑफ हिस्से हैं, हर एक की डिस्टेंस कितनी है d, और हर एक हिस्से में अलग अलग स्पीड से पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है। जैसे इसमें v1 स्पीड है, स्पीड की कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, इस ये जो आपके पास हिस्सा है इसमें क्या है, v1 है इसकी स्पीड, इसमें क्या है v2 इसकी स्पीड है, दूसरे में v3 क्या है इसकी स्पीड है, फोर्थ हिस्से में क्या है v4 इसकी स्पीड है, और अनंत ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इस टाइम इसकी स्पीड कितनी है, मैंने बोला vn। और हर बार टाइम भी अलग अलग होगा। पहले हिस्से में मान लो इतना मूव करने में इसको t1 टाइम लगा, दूसरी बार t2 टाइम लगा, तीसरी बार t3 टाइम लगा, फोर्थ टाइम t4 लगा, और nth टाइम tn मान लो इसको क्या लगा, टाइम लगा। तो आप बताइए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, सारी छोटी छोटी डी मिलाकर कितनी बन जाएगी, एन डी इसकी क्या है, डिस्टेंस। कैसे सर, हम तो समझे नहीं। मान लो आपके पास डी और डी के 3 हिस्से होते तो सारे मिलकर कितने बन जाते, डी प्लस डी मिलाकर कितने बन जाते, 3D बन जाते। अगर 3 हिस्से है तो 3D, अगर यही 5 हिस्से होते तो 5 पार्ट, तो कितने बनते, सारे डी आपस में ऐड होकर 5D। अगर n पार्ट है तो सारे आपस में ऐड होकर कितने बन जाएंगे, एन डी इसकी पूरी डिस्टेंस बन जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितने लिखे, एन डी लिखे, सारे n टाइम जो डी हिस्से हैं ये सारे मिलकर एन डी इन्होंने टोटल डिस्टेंस बना ली, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें लिखना है, t1 t2 t3 t4 इस तरह से करके tn तक सारे टाइम है। तो हमने लिखा t1 प्लस t2 प्लस t3 इस तरह से करके एंड सो ऑन tn तक हमारे पास सारे के सारे क्या जाएंगे, टाइम जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लिखेंगे एवरेज स्पीड को, वी एवरेज लिख देते हैं एक बार के लिए। इसको हम आगे लिखेंगे एन डी, तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया। ये जो टाइम है ना इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, आप मेरे को बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बिल्कुल सर होता है। टाइम को ऊपर भेज दो और ये जो स्पीड है इसको नीचे लेकर आ जाओ, आपको मिल जाएगा t इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये आपको क्या मिल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां से आप ये जो t है ना इसकी जगह ये रख सकते हो, ये जो आपके पास t है ना इसकी जगह आप d बाई वी रख सकते हो, d बाई वी आप रख सकते हो। ये जो t1 है इसकी जगह आप क्या करोगे, d बाई v1। मतलब ये जो पहला पार्ट है इसकी आपने डिस्टेंस रखी d, साथ में इसकी आपने स्पीड v1 रख दी। फिर आपने दूसरे पार्ट के लिए ये सेम काम किया, d बाई v2 प्लस d बाई v3। इस तरह से करके d बाई vn तक आपको सभी स्पीड मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखो, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं। इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाओ और बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं। नीचे ध्यान से देखो, हर एक में ये d सेम है, इनको आप कॉमन ले लो, d को आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं सर, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसी तरह से करके आगे तक 1 बाई vn आपके पास ये बचा। ये नीचे d है, ये ऊपर भी d है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये उड़ा देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपको मिलेगा v एवरेज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस में एंड सो ऑन प्लस 1 बाई vn। ये आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल चुका है। अगर किसी पार्टिकल ने अपने पूरे पाथ को, पूरी जर्नी को बराबर बराबर n हिस्सों में n डिस्टेंस में डिवाइड किया है तो समझ में आ गया होगा। ये आपको आ गया एकदम अच्छे से समझ में, हाँ सर समझ में आ गया, इतना सब कुछ तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, सवाल कुछ इस तरीके से है, इफ द डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, अगर ये जितने भी डिस्टेंस इसने मूव करी है इक्वल सभी के सभी डी है, अगर ये सब इक्वल नहीं होती, मतलब ये पूरा रास्ता, पहला हिस्सा d1 स्पीड v1 टाइम t1, दूसरा रास्ता, दूसरा हिस्सा मतलब इसका डिस्टेंस है d2, d नहीं है सबका इक्वल, पहले का d1 दूसरे का d2 तीसरे का d3, आगे जाकर nवे हिस्से का dn मान लो डिस्टेंस है, vn इसकी क्या है स्पीड, इसकी v3, टाइम लग रहा है मान लो पहले हिस्से में t1 दूसरे में t2 तीसरे में t3 आगे tn तक। तो फिर आप क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला,
वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आप लिखते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 इस तरह से करके एंड सो ऑन dn तक, डिवाइडेड बाय इस बार आप क्या लिखते हैं, इस बार आप नीचे ये टाइम लिख देते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 इस तरह से करके आगे tn तक सारा टाइम आप लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। अगर सारे डिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो आपको ये काम करना था। आप टाइम की जगह चाहो तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। वी एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2, चलो आधा ही लिखता हूं मैं इसको, dn डिवाइडेड बाय टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो, d बाई वी लिख सकते हो, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस में एंड सो ऑन dn बाई vn। ये आपको एक और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर ये जितने भी डिस्टेंसेस में डिवाइड किया इसने अपने पाथ को, ये सारे डिस्टेंस अगर इक्वल ना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इतनी बात आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गई होगी। आगे समझ में, नोट कर लो इसको, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं। कर लिया नोट, मिटा दूं? चलो, अब ये तो आपने केस नंबर 1 पढ़ लिया, यहां से ये भी मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। ये आपने केस नंबर 1 तो पढ़ लिया है। अब आगे हमें केस नंबर 2 पढ़ना है। ये इसका पूरा पाथ है, पूरा इसका पाथ है, और इसने अपने पाथ के कुछ हिस्से किए टाइम के अकॉर्डिंग, इक्वल टाइम में इसने अपने पूरे पाथ को बांटा है। आगे तक जाते हुए ये भी मान लो पाथ, ये भी क्या है, टी का। इसने क्या किया, यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और अपनी ये जो जर्नी है इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, इक्वल टाइम इंटरवल के हिस्सों में डिवाइड किया। हर एक हिस्से में जितना होगा वो टाइम इक्वल होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कोई पार्टिकल है वो अपना मोशन कर रहा है 10 सेकंड तक, तो उसने अपने पूरे मोशन को एक एक सेकंड के 10 हिस्सों में डिवाइड किया। वैसे यहां पर ये पार्टिकल है, ये एन टी, इसका मान लो पूरा मोशन है, एन टी टाइम तक है, तो इसने एन बराबर टी टाइम के हिस्सों में अपने पूरे मोशन को डिवाइड किया है। हर एक मोशन को इसने अपने पूरे मोशन को टी मतलब टी टाइम के बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब पहले टी टाइम तक ये पार्टिकल इतना चलेगा, अगले टी टाइम तक इतना चलेगा, इतने ही बराबर टी टाइम तक अगला हिस्सा चलेगा, इतने ही बराबर टी टाइम तक अगला हिस्सा चलेगा, इससे अगले टी टाइम तक इतना हिस्सा चलेगा। ये सारे के सारे टी टाइम क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल है। समझ में आ गया होगा। अब पहला ये जो टाइम इंटरवल है टी, इस दौरान इसकी जो स्पीड है ये है v1, इसका डिस्टेंस मैं बोल देता हूं d1। दूसरे टाइम डिस्टेंस है d2, टाइम तो वही है, इक्वल टाइम है t, और इस टाइम स्पीड है ये v2, तीसरी बार v3 है, डिस्टेंस d3 है। इस तरह से आगे चलते चलते nवा जो अपने पास टाइम इंटरवल है, n टाइम इंटरवल तक मान लो ये चलेगा। इसकी टाइम, इसने स्पीड कितनी बोली, vn बोली, टाइम तो t ही रहेगा, और डिस्टेंस मान लो dn है। तो आप बताओ एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक। आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, आगे तक आप चलते जाओ, n तक सारी की सारी डिस्टेंस ऐड करने पर आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, सारे t आपस में मिलकर n तक जा रहे हैं तो nt टोटल टाइम हो जाएगा, nt टोटल टाइम हो जाएगा। v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है ना इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे सर? आप मेरे को बताओ, ये जो स्पीड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को इस तरह भेज दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा vt, ये आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो आप हर एक डिस्टेंस की जगह ये इसकी स्पीड और साथ में टाइम लिख देता हूं, तो d1 की जगह आप इसकी स्पीड v1 लिखो और साथ में टाइम t लिखो, दूसरे में v2 t लिखो, तीसरे में v3 t लिखो, प्लस n तक जाने दो vn t डिवाइडेड बाय n t। अब ध्यान से देखो, ये सब में एक चीज कॉमन है, वो है टाइम। ऊपर सब में क्या है, टाइम कॉमन है। तो आप टाइम को एक काम करो, आगे ले लो, कॉमन ले लो और इसको कट कर दो। v एवरेज इक्वल टू, ये टाइम यहां पर आगे ले लिया हमने, v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक डिवाइडेड बाय nt। t से ये t कट गया, आपको v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड ये कितना मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3
एंड सो ऑन Vn तक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट n। समझ में आ गया होगा आपको एकदम डिटेल में, नंबर ऑफ पार्ट, ये आपने यहाँ पर n लिख दिया एकदम डिटेल में। आपको ये दूसरा स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल रिजल्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पार्टिकल जो जर्नी, जो मोशन कर रहा है, ये अगर अपनी जर्नी को n बराबर बराबर डिस्टेंस में डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला, बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड करेगा तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अगर ये बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड नहीं करता, टाइम इंटरवल में तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब बराबर नहीं होते, तो जैसे ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, इस तरह से करके Tn तक होते तो सारे, तो हम क्या करते बताओ, जैसे ये यहां पर पार्टिकल है, एक काम करता हूं, इसको एक ही तरफ रख लेता हूं। ये T1 पाथ है, V1 इसकी स्पीड है, D1 इसकी डिस्टेंस है। दूसरा T2 पाथ है, V2 इसकी क्या है, स्पीड है, और ये जो D2 है ये इसकी क्या डिस्टेंस है। इस तरह से करके Vn इसका मान लो स्पीड होता, T और Tn मान लो इसकी क्या होता, टाइम होता, और साथ में Dn क्या होता है, इसका डिस्टेंस। तो हम क्या लिखते हैं इसी फॉर्मूले को, हम लिखते हैं V एवरेज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसके अंदर V1 T1 प्लस V2 T2, इस तरह से करके Vn Tn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, आगे तक जाके Tn तक ये पूरा रास्ता बनेगा। ये आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला मिल गया। अगर टाइम इंटरवल में तो डिवाइड करे, बट वो टाइम इंटरवल इक्वल ना हो, तो आपको T की जगह T1 T2 T3 ये कर देना है इस ऊपर वाले फॉर्मूला में, इस ऊपर वाले फॉर्मूला में। समझ में आपको आ गया होगा ये एकदम डिटेल में, ठीक है। अब मुझे आपको इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराने जो प्रीवियस ईयर में नीट और जेईई मेंस दोनों में आए हुए हैं। करे क्वेश्चन, इसको आप लिख लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। दोनों ही स्पेशल केस आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों पढ़ तो लेते हैं, बट वेलोसिटी के क्वेश्चन मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में अलग से करा दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी में आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, और अगर वो मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगा तो ये लेक्चर 2.5-3 घंटे तक चला जाएगा, उतना एक साथ में आप भी नहीं पढ़ पाओगे ना, इसलिए एक अलग लेक्चर में आपको मैं वेलोसिटी के क्वेश्चन करा दूंगा। अभी हमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करने हैं। अ पार्टिकल कवर half the distance of its journey with speed v1 and rest half with speed v2. Find average speed of पार्टिकल की एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। ये नीट और जेईई मेंस दोनों में आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, नीट और जेईई मेंस दोनों में ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको अभी सोल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना देता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये कोई पार्टिकल है, ये इसका जर्नी का पूरा पाथ है, यहां से पार्टिकल मान लो चलना स्टार्ट कर रहा है इस तरह से, और इसकी जर्नी की मान लो टोटल डिस्टेंस हमने एक बार के लिए अज्यूम कर रखी है 2d, तो इसने अपनी जर्नी की बराबर आधी डिस्टेंस, मतलब 2d में से ये जो d डिस्टेंस है, इसको v1 स्पीड के साथ कवर किया है, वेलोसिटी नहीं स्पीड के साथ कवर किया है, और जो बची हुई रेस्ट हाफ है, मतलब ये भी d, इसको v2 स्पीड के साथ कवर किया। इसको किस स्पीड के साथ कवर किया है, v2 स्पीड के साथ कवर किया। आपको v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। ये क्या होती है सर, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो आप एक बार तो ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ये सब करके कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर इक्वल पार्ट में इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करें उसके लिए। सर यहाँ पे कौन सा इक्वल डिस्टेंस में हो रहा है, ध्यान से देखो, पूरी जर्नी कितने की, 2d की। पहला ये जो d है हाफ पार्ट, ये किसमें कवर किया, v1 के साथ, अगला हाफ किसमें किया, v2 के साथ। बराबर बराबर पार्ट में बराबर डिस्टेंस में तो कवर किए इसने अपनी जर्नी। कितने हिस्से तोड़े हैं अपनी इस जर्नी के, इसने 2 हिस्से किए हैं, बराबर 2 हिस्सों में इसने अपनी जर्नी को तोड़ दिया। तो अपने पास जो n है, n नंबर ऑफ पार्ट, वो n कितना हो गया, 2 हो गया। n कितना हो गया, 2 हो गया। तो फॉर्मूला लगा हुआ v एवरेज का,
ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन 1/vn तक। यही तो था। हाँ सर, n अपने पास कितना है 2 है, तो आप लिखो 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2। आगे लेकर नहीं जाना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जर्नी को इसने 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया है, तो आपको भी v1 और v2 लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। 2 को ऊपर रहने दो, ये v1 और v2 का आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने पर नीचे तो रह गया v1 v2, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब देखो v1 प्लस v2 के साथ में ये डिवाइड कर रहा है v1 v2 नीचे, इसको मैं ऊपर भेजता हूं, ये 2 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई, v एवरेज इक्वल टू 2। अब ये ऊपर आ जाएगा ना, v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये है करेक्ट आंसर इसका, एवरेज स्पीड का। ऑलवेज याद रखना, 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये है भाई साहब आंसर, ये है भाई साहब आंसर। ठीक है, मिल गया इसका आंसर? बिल्कुल सर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इससे रिलेटेड ही है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ठीक है, चलो इसको दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्वेश्चन इस बार कुछ इस तरीके से है, कोई पार्टिकल है, मान लो वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से मान लो चलना स्टार्ट कर रहा है, पूरा इसको अपना ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इसका पूरा, ये कितना है? मान लो d है, d इसका मान लो पूरा क्या है? डिस्टेंस। इसने अपने पूरी जर्नी को, इसने अपनी जर्नी को बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है, 2 बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है। इसने मान लो इसको पूरा जर्नी कवर करने में क्या लग रहा है? t टाइम लग रहा है, t टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी, और इसने अपने पूरी जर्नी का ये जो टी टाइम है इसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। जो शुरुआती t/2 टाइम है, इसमें मान लो ये v1 स्पीड के साथ चल रहा है, इसमें मान लो ये v1 स्पीड के साथ चल रहा है, और अगला जो दूसरा हिस्सा है इसमें मान लो ये v2 स्पीड के साथ चल रहा है। दूसरा जो t/2, दूसरा जो आधा टाइम है, इस दौरान ये क्या कर रहा है? v2 स्पीड के साथ चल रहा है। आपको एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। v एवरेज बताओ कितनी होगी? v एवरेज बताओ कितनी होगी? ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसको मान लो कोई डिस्टेंस d मान लो मूव करनी है, कोई d डिस्टेंस मान लो मूव करनी है, और ये क्या कर रहा है? अपने d डिस्टेंस की जो पूरी जर्नी है इसको कवर करने में जितना टाइम लग रहा है, मैंने बोला ये टाइम t लग रहा है, इसको 2 बराबर बराबर आधे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। बराबर बराबर डिस्टेंस नहीं, बराबर बराबर टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। t/2 टाइम इंटरवल में इसको डिवाइड कर रहा है। पहले आधे टाइम इंटरवल के दौरान ये मान लो v1 स्पीड के साथ चल रहा है, और दूसरे आधे टाइम इंटरवल के दौरान ये v2 स्पीड के साथ चल रहा है। तो आपको इन दोनों के मिलाकर पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, v1 प्लस v2 इस तरह से करके एंड सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n, ये होता है v एवरेज का फॉर्मूला। अब आप मेरे को ये बताओ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू बताओ क्या है? n की वैल्यू है 2, क्योंकि पार्टिकल ने 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया अपनी जर्नी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। फॉर्मूला हमने ये कैलकुलेट किया ही था पहले स्पेशल रिजल्ट से। आपको बस n की वैल्यू रखनी है कि कितने इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया, आपको मिल जाएगा आंसर। आपने लिखा v1 प्लस v2, इतना लिखकर छोड़ दो, आगे आपको नहीं लिखना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही हिस्सों में अपने पूरे टाइम इंटरवल को डिवाइड किया। डिवाइडेड बाय n की वैल्यू और कितनी है? यहाँ पर 2 है, बिकॉज 2 इक्वल टाइम इंटरवल में हमने इसको डिवाइड किया। ये आपको एवरेज स्पीड मिल चुकी है, यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका आंसर है। आसान था, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था कुछ मुश्किल नहीं था सर, बस ये तो और भी आसान था क्वेश्चन नंबर 1 से भी। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, इफ अ मूविंग पार्टिकल covered 1/3 distance of its journey
with speed v1 and rest journey with speed v2, rest 2/3, journey with speed v2, find एवरेज स्पीड। पार्टिकल की हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके अभी बतानी है। मतलब कोई पार्टिकल है, उसने अपनी जर्नी को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा 1/3 है पूरी जर्नी का और दूसरा हिस्सा 2/3 है। इक्वल नहीं, आपको यहां से पता चल गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये पार्टिकल की पूरी जर्नी बनाई। ये पहला 1/3 है, ठीक, ये दूसरा 2/3 है। मान लो मैं यहां पर बोलता हूं पूरी जर्नी है डी, तो ये हो जाएगा d/3 और ये बन जाएगा 2d/3। इस तरह से करके इस दौरान मान लो स्पीड v1 है, दूसरे टाइम स्पीड क्या है v2। तो आपको बताना है v एवरेज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप बताओ कितनी है, ये है सर d/3 और 2d/3 को मिलाकर कितने बनी d। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा t1 प्लस t2, t की जगह आप और क्या लिख सकते हो, d/v लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो आप लिखोगे v एवरेज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय पहला ये जो टाइम है पहली जर्नी को कंप्लीट करने में, 1/3 पार्ट को कंप्लीट करने में, इसके लिए आप d को क्या लिखोगे, d/3 लिखोगे, d/3। साथ में इसकी स्पीड कितनी है v1 प्लस जर्नी का दूसरा हिस्सा 2d/3 और इस टाइम स्पीड कितनी है v2। इतना आपने लिख दिया। यहां से आप बताओ कॉमन क्या ले सकते हो, d डिवाइडेड बाय, यहां से आप d कॉमन ले सकते हो, d को आप कॉमन ले सकते हो, साथ में 3 को भी आप कॉमन ले सकते हो। d/3 आपने कॉमन ले लिया, ये बचा 1/v1 प्लस ये यहां पर बचा 2/v2। ये आपके पास इतना बचा है। ये d इस d को कट कर देगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। v एवरेज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 2/v2। इतना सब कुछ आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे समझते हैं। v एवरेज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अब आप ध्यान से देखो, इसका हमें एलसीएम लेना है पूरे का, इसका हमें एलसीएम लेना है। हम लिखेंगे v1 v2, ये v1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये v2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। हम लिखेंगे 2v1 प्लस v2। ये आपके पास बना है इन दोनों का एलसीएम लेने पर। v1 v2 नीचे है, ऊपर ये v1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2v1 बनाएगा और ये v2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, v2 ही बनाएगा। अब ध्यान से देखो, ये v1 v2 यहां पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ऊपर जाकर इस 3 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। v एवरेज इक्वल टू 3v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2। बस इतना ही सब कुछ आपको करना था। तो अगर कोई पार्टिकल अपने पूरे जर्नी को कुछ पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन अगर वो पार्ट इक्वल नहीं है, तो आप इस तरह से सवाल को सोल्व कर सकते हो। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको स्पीड का पूरा केस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वेलोसिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम वेलोसिटी पढ़ते हैं। स्पीड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या होती है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, ये सब कुछ एकदम डिटेल में हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो हम यहां पर हेडिंग डालते हैं हैशटैग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद टाइम। मतलब टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है या फिर चेंज इन पोजीशन का जो रेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही इसके पास होंगे, दोनों ही इसके पास होंगे।
और हम इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ये भी आप देख सकते हो। वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड v वेक्टर का हमने मोड़ लिया, साथ में आप क्या लिखोगे, इसका केप लगा दोगे जो इसकी क्या बताएगी, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में ये क्या है, इसकी डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। ये जो मैंने यूनिट वेक्टर केप लगाकर लिखा है, ये डायरेक्शन किस तरह होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी तरफ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जिस तरफ चेंज इन पोजीशन हो रहा है उसी तरफ क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, एक है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब यह होता है इफ एनी पार्टिकल डस नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, मतलब कोई भी पार्टिकल है जो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, पूरी ही उसके मोशन के दौरान, पूरी उसकी जर्नी के दौरान उतनी ही वेलोसिटी रहे, कुछ भी उसमें चेंज ना हो, ना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, ना ही उसके डायरेक्शन में चेंज हो। इसलिए ये मैंने लिखा है इफ एनी पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, कोई भी पार्टिकल उसकी जितनी वेलोसिटी मोशन के स्टार्टिंग में, फाइनली पूरे जो मोशन है उसके दौरान उतनी ही उसकी क्या रहे, वेलोसिटी रहे, ना तो वो वेलोसिटी अपने डायरेक्शन चेंज करे, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे, तो हम क्या बोलते हैं, वो वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक होती है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे मैं देखो आपको पहले यूनिफॉर्म का एग्जांपल देता हूं। जैसे ये अपने पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पर यहां पर कोई पार्टिकल है, ये मान लो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करके यहां तक है। इस दौरान अगर ये अपनी जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से ये चलना स्टार्ट किया है, 5 मीटर पर सेकंड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और साथ में इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ये पूरा मिलाकर क्या बनाती है, वेलोसिटी। अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड तो क्या बनाता है, स्पीड। बात करेंगे इसके बारे में भी। ये क्या है, पूरी इसकी वेलोसिटी है कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, साथ में 5 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है। अगर पूरी जर्नी के दौरान ही, पूरी ही जर्नी में ये 5 मीटर पर सेकंड से इसी तरफ चलता रहे, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी है। और नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, इफ पार्टिकल चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, then that velocity is variable या फिर नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कोई पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो कंटिन्यूअसली अपने वेलोसिटी के या तो डायरेक्शन को या फिर मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है, या फिर दोनों को ही कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है, डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को, तो हम बोलते हैं कि वो जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सर्कुलर मोशन का। ये अपने पास सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। इसमें मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, ये मान लो इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये अपने पास कोई पार्टिकल है, यहां से इसने मान लो अपनी जर्नी स्टार्ट की है, यहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मान लो ये जो हमने इसको जो वेलोसिटी दी है, जिसके साथ में हमने इसको सर्कुलर मोशन में हम मूव करा रहे हैं,
हमने इसको मैग्नीट्यूड चाहे जो भी दिया हो वेलोसिटी का, लेकिन इसकी डायरेक्शन जब ये सर्कल में घूमेगा कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो इसकी जो अपने पास क्या है वेलोसिटी, ये कैसी होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है इसकी वेलोसिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखिए, जैसे यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, एकदम इसकी जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन ये, थोड़ी देर बाद मान लो यहां पर आया तो इसके ठीक टेंजेंशियल इस तरफ क्या हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ठीक क्या होती है, उस पर हम जो टेंजेंट बनाएंगे उसी की डायरेक्शन में होगी। जैसे यहां पर कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हो जाएगी, यहां पर कैलकुलेट करना है इस तरह से वेलोसिटी, यहां पर कैलकुलेट करना है इस तरह से वेलोसिटी हो जाएगी। हर एक जगह पर इस सर्कल पर डायरेक्शन अलग होगी वेलोसिटी की। तो ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। और दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई पार्टिकल है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये पूरा वो रास्ता जा रहा है, पूरा इतना रास्ता जा रहा है, इसने मान लो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चल रहा है, थोड़ी देर बाद भी मान लो ये 6 मीटर पर सेकंड से मान लो चलना स्टार्ट कर दे, है चल तो इस तरफ ही रहा है, लेकिन मान लो इसने अपनी ये जो वेलोसिटी है इसको थोड़ा चेंज कर लिया, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर लिया। 5 की जगह ये किससे चलना स्टार्ट हो गया, 6 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हो गया। तो इस वेलोसिटी का क्या चेंज हो चुका है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 6 होगी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ मतलब ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। अगर 6 की जगह 4 होती तो चेंज तो हुई है ना, हाँ सर चेंज हुई है, इसका मतलब ये कैसी है, वेरिएबल है। अच्छा एक दूसरा काम होता तो मतलब ये कि अभी ये मान लो 5 से चल रहा है, 5 से चल रहा है, थोड़ी देर बाद मान लो यहां पर ये 6 से ना चलकर चलता तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये अपने डायरेक्शन इस तरफ ना रखकर मान लो दूसरी कर देता, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता, तो पार्टिकल ने अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर लिया, मैग्नीट्यूड 5 ही रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो भाई साहब डायरेक्शन मिलकर ही तो वेलोसिटी बनती है, बिल्कुल सर, डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, हाँ सर वेलोसिटी चेंज। तो इसका मतलब वो वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ये तीसरा केस भी हो सकता है कि यहां पर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चल रहा है, अब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर ले, मतलब इस तरफ चल रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, और 5 की जगह कोई 4 3 2 1 इस तरह से करके मीटर पर सेकंड ये अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेकर आ जाए। तो इसने मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, डायरेक्शन भी चेंज की, दोनों चेंज किए, मतलब क्या है, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों का ही केस एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं इसको, चलो। अब हमें एवरेज और साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें अभी समझना है। हम यहां पर लिखते हैं वेलोसिटी, इसमें पहला पार्ट होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ड्यूरिंग या फिर वेलोसिटी इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम। किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। कोई किसी टाइम इंटरवल में हमसे पूछ ले कि जैसे 0 से 5 सेकंड के बीच में आपको वेलोसिटी बतानी है, तो हम बताते हैं एवरेज वेलोसिटी। समझ में आई इतनी बात, हाँ सर। और दूसरा जो टाइप है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको 4th सेकंड में या फिर 3rd सेकंड में या फिर 2nd सेकंड में आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आप क्या दोगे मुझे, आप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बताकर दोगे। ठीक, ये जो है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको मैं v इस तरह से करके शो करता हूं, और ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको मैं v एवरेज इस तरह से करके शो करता हूं, v एवरेज इस तरह से करके मैं इसको शो करता हूं। साथ में वेक्टर भी लगाना जरूरी है, इसके साथ में वेक्टर भी लगाना जरूरी है। वेक्टर लगा दो, बिकॉज ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है, किसी टाइम इंटरवल में होता है, मतलब कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मान लो यहां से लेकर यहां तक, इतना बड़ा इसका पूरा पाथ है, ठीक। इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो मैं बोल देता हूं डेल्टा आर है, डेल्टा आर,
और डेल्टा टी टाइम तक, इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी तक मान लो ये क्या कर रहा है, अपना पूरा मोशन कर रहा है, इस तरह से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम इसके लिए एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज भी हम इसको साथ में लिख सकते हैं, वी एवरेज वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं। तो वी एवरेज वेक्टर और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका पूरा क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इसका टाइम। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर है, इसको भी डायरेक्शन दे दो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल आपने लिखा, आपको मिल गया एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का आपको वैल्यू मिल गया। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या करना है, ये जो डेल्टा आर वेक्टर है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, इसमें आपको लिमिट डेल्टा टी जो है इसको 0 रख देना है। ये जो टी है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा टी नहीं सीधा टी लिख दो, चाहे डेल्टा टी भी लिख दो, इसकी पूरी जर्नी में जो टाइम इंटरवल हो कितना है, डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा टी है ये एकदम स्मॉल हो जाए, मतलब पूरी जर्नी का टाइम कितना है, डेल्टा टी। इसमें से कोई एक छोटे से टाइम के लिए, एक छोटे से सेकंड के लिए मान लो आपको क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। तो यहां पर मैंने डेल्टा टी को 0 लिखा, मतलब इतने छोटे से इंस्टेंट के लिए एकदम छोटा सा टाइम, तो इसको मैं बोल दूंगा छोटा सा टाइम dt। और इतने के लिए डिस्प्लेसमेंट मान लो है कितना, dr है, dr मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ये आपको क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर विल बी इक्वल टू dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखो ध्यान से क्या किया, ये पूरा टाइम इंटरवल है, इसमें से एक छोटे से इंस्टेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने छोटा सा इंस्टेंट बोला कि ये डेल्टा आर के लिए dr, और छोटा सा जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इसके लिए डेल्टा टी का क्या बन गया, dt बन गया। तो आपको मिला डेल्टा आर वेक्टर dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ये आपको क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। तो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों टाइप के वेलोसिटी मिल चुके हैं। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे, मिटा दो इसको, मिटा दो, चलो मिटाते हैं। पोज करके इसको भी आप नोट कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। तो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी भी बता दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता दिया। अब आपको एक नोट लिखना है, नोट आपको लिखना है। नोट ये है, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना है, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम होता है, मतलब हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ये हमको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है, ये है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सर, डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप लिख दो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से ज्यादा बड़ा क्या होता है, सर जनरली ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन कोई केस जिसमें कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी नॉर्मल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की तरह, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, एकदम इक्वल। जैसे कोई बॉडी मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से पॉइंट बी तक मान लो चल रही है, कोई ऐसे रास्ते से मान लो चल रही है, इस तरह से करके, ये पूरे पाथ की लेंथ ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ए और बी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से ज्यादा बड़ा क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर रास्ता सेम है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है तो ये जो एवरेज स्पीड है ये भी एवरेज वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। एवरेज स्पीड
विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इतनी बात आपको ऑलवेज याद रखनी है कि जो एवरेज स्पीड है ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है या फिर इससे ज्यादा तो होगी, कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात आपको याद रखनी है। रख लोगे याद? बिल्कुल सर रख लेंगे याद, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, इसको आप साथ में याद रख लेना। लिख देता हूं इसको भी एक अलग से पॉइंट बनाकर, यहां से इस सबको मिटाता हूं, एक पॉइंट बनाकर इसको अलग से लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 1 आप ये लिखो। पॉइंट नंबर 2, एवरेज स्पीड will always be greater than or equal to average velocity। ये आपको पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर रखना है। रख लोगे यार? बिल्कुल। इतने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये पता है कब है? व्हेन पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जब पोजीशन टाइम का फंक्शन है तब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। मतलब जब पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहां पर ये जो मैंने डेल्टा आर वेक्टर लिख रखा है ये क्या है? चेंज इन पोजीशन ही तो है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बोल दो या फिर डिस्प्लेसमेंट, यही तो होती है चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर ये मैंने डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम लिखा है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रखी है। इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। अगर पोजीशन जो है ये टाइम का फंक्शन हो, इसके लिए मैंने ये लिखा है, मींस पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है तो इसके लिए ये मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो, अगर वेलोसिटी चेंज हो, तो इसके लिए एक और स्पेशल फॉर्मूला आएगा। ये भी आपको याद रखना है, कुछ जगह पर इसका यूज होता है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब सिखाऊंगा, इसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन करा के बताऊंगा। अब आपको एक पॉइंट नंबर 3 याद रखना है, इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम means velocity changes with time। टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज करे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा? इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा वो होगा इंटीग्रेशन वी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। अब पता है ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला? ध्यान से देखो, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई थी, वी इंस्टेंटेनियस। ये क्या होती है सर? ये होती है डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। एक बार के लिए मैं वी इंस्टेंटेनियस को वी लिख देता हूं, ये है डी आर बाई डी टी। डी टी को इस तरफ भेजो, आपको डी आर क्या मिल जाएगा? डी आर इक्वल टू वी डी टी मिल जाएगा। ये आपको एक छोटा सा क्या मिला है? छोटा सा आपको डिस्प्लेसमेंट मिला है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी, साथ में क्या है? छोटा सा इसका टाइम। अगर आप इसको पूरे को क्या करोगे? साथ में इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मेन पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। तो आप अगर डेल्टा आर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सारे का जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या मिल जाएगा? मेन पोजीशन मिल जाएगा। मेन आपको चेंज इन पोजीशन ये मिल जाएगा डेल्टा आर। मेन आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा आर मिल जाएगा वीडीटी। तो ध्यान से देखो, मैंने इसी फॉर्मूला में वी एवरेज, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसी के फॉर्मूला में डेल्टा आर की जगह यही तो इंटीग्रेशन वीडीटी लिखा है, यही तो इंटीग्रेशन वीडीटी लिखा है। बिल्कुल सर, यही मैंने लिखा है वीडीटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर ये नीचे dt क्या है? नीचे ये dt का इंटीग्रेशन, सारे dt को जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपको ये आपको क्या डेल्टा टी मिल जाएगा ना? हाँ सर मिल जाएगा। ये अलग से क्यों लिखा? बिकॉज ऊपर भी देखो इंटीग्रेशन v dt है तो मैंने साथ में नीचे dt लिख दिया। सारे dt आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड होकर ये मेन डेल्टा टी बना देंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तब एवरेज वेलोसिटी का ये है अपने पास फॉर्मूला। एक और है साथ में, इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? मींस वेलोसिटी चेंजेस विद पोजीशन। अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही हो तो हम एवरेज वेलोसिटी का और क्या फॉर्मूला लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटीग्रेशन वी डी एस डिवाइडेड बाई डी एस।
ये अपने पास क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा जगह तो नहीं आते हैं, लेकिन जहां पर पूछ लिया जाए ना कि आपको सीधा वेलोसिटी और टाइम का कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाए, या फिर आपको वेलोसिटी और पोजीशन का इक्वेशन दे दिया जाए, और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए, कम सवाल आएंगे इसके, लेकिन इसके भी सवाल आएंगे, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो तो ये एवरेज वेलोसिटी के लिए, अगर वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी के लिए, ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? तो मिटा दो इसको, बिल्कुल सर मिटा दो। तो आपको 4 स्पेशल रिजल्ट अभी लिखने हैं। अब आपको यहां से 4 इंपोर्टेंट स्पेशल केसेस याद रखने हैं, जो आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कुछ थोड़ी जरूरी बातें बताने की कोशिश करेगा। जरूरी बातें ये बताएगा, पहले आप ये याद रखो कि अपने पास जो वेलोसिटी है वी वेक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले, वी वेक्टर का मोड, साथ में इसका हमने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन। ये इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और साथ में ये वी कैप क्या देगा, इसकी डायरेक्शन देगा। ये क्या देगा, इसकी डायरेक्शन देगा। और आपको एक बात ध्यान रखने की है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, मार्कर चेंज करता हूं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है स्पीड के इक्वल, स्पीड के इक्वल होता है, ये होता है स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। आप लिख लो साइड में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। इफ स्पीड gets direction, it becomes velocity. If that speed gets direction, that becomes velocity. मतलब ये जो अपने पास वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, साथ में इसकी हमने क्या लिखी, डायरेक्शन लिखी। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, ये उस पाथ की क्या होती है, स्पीड होती है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है, और स्पीड को जब हमने साथ में डायरेक्शन दे दी तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया ऑटोमेटिकली। जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये अपने पास कोई ए से बी तक जाने का क्या है रास्ता, ए से बी तक जाने का क्या है रास्ता। कोई बॉडी है जो ए से बी की तरफ जा रही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। अगर आपको सीधा बोला जाए कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तब तक वो क्या है, स्पीड है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन दे दूं कि इस तरफ जा रही है, इस तरफ, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, इससे डायरेक्शन दे दूंगा तो वही स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो पहले तो मैग्नीट्यूड था 5 मीटर पर सेकंड, साथ में डायरेक्शन दे दी, ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। ये इनके बीच में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, अब आपको स्पीड और वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस पढ़ने हैं। एक एक करके हम केस पढ़ते हैं, एक एक करके चारों केस पढ़ते हैं। केस नंबर 1 है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट then speed will be constant या फिर वेरिएबल। ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी या फिर वेरिएबल होगी, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ velocity is variable then speed is constant या फिर वेरिएबल, क्या रिलेशन होगा, ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं, 2 और होंगे इसके बाद में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताओ स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल, पहले तो ये बताओ। हमने बोला वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मोड, साथ में हमने इसके साथ में केप लगा दिया, ये हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, केप लगा दिया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। ये मैग्नीट्यूड जो हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। इसका मैग्नीट्यूड हमें किसके बारे में बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा। और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड है ये भी कांस्टेंट होगा
और साथ में इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दोनों ही क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो हमें स्पीड देता है, बिल्कुल। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप लिखेंगे आंसर, स्पीड विल बी कांस्टेंट, स्पीड विल बी कांस्टेंट। इसको आप राइट टिक कर दीजिए, कांस्टेंट को आपने राइट टिक कर दिया, स्पीड विल बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल देन स्पीड इज कांस्टेंट या वेरिएबल। वेलोसिटी अपनी जो है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। ध्यान से देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, साथ में हमने इसका डायरेक्शन लिख दिया, साथ में हमने इसका डायरेक्शन लिख दिया। ये इसका मैग्नीट्यूड ही तो किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है, बिल्कुल सर, इसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड के इक्वल होता है। अब अगर ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, वेरिएबल, तो इसका मतलब फॉर वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को वेरिएबल होने के लिए आइदर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, या फिर इसकी क्या चेंज हो सकती है, डायरेक्शन वेरिएबल हो, या फिर ये दोनों ही क्या हो सकते हैं, बोथ वेरिएबल हो सकते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं। ये 3 केस हमारे पास हो सकते हैं, एक एक केस में हम डिस्कस करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल है, इफ बोथ वेरिएबल देन स्पीड इज वेरिएबल। मतलब ये कि वेलोसिटी वेरिएबल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, या फिर इसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेरिएबल हो, या फिर दोनों ही वेरिएबल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है। ठीक, अगर दोनों वेरिएबल है इसका मतलब वेलोसिटी तो वेरिएबल है, और दोनों में मैग्नीट्यूड भी आ जाता है, और अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो मैग्नीट्यूड ही तो इसकी स्पीड होती है, ये स्पीड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। देन स्पीड इज वेरिएबल, अगर दोनों ही वेरिएबल है। अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो सर मैग्नीट्यूड हमें स्पीड देता है, तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, वेरिएबल। मैग्नीट्यूड वेरिएबल देन स्पीड इज वेरिएबल, देन स्पीड इज वेरिएबल, तो फिर स्पीड क्या है, वेरिएबल। अगर डायरेक्शन वेरिएबल है तो जैसे एग्जांपल हम देते हैं सर्कुलर मोशन का, यहां से मान लो कोई बॉडी चलनी स्टार्ट हो रही है, यहां से कोई बॉडी चलनी स्टार्ट हो रही है, सर्कल में मान लो मूव कर रही है, भले ही उसकी हर एक जगह पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करेगी। ये जगह पर इस तरह से, इस जगह पर इस तरह से, इस जगह पर इस तरह से, ये जगह पर इस तरह से, ये जगह पर इस तरह से, मतलब जो भी पॉइंट है उसके ठीक टेंजेंशियल, उसके ठीक है टेंजेंशियल क्या होगी, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होने वाली। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है इस सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब भी वेलोसिटी चेंज होना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं सर, नहीं हो रहा। हो भी सकता है बट नहीं भी तो हो सकता है ना, हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है। तो आप लिखोगे ओनली डायरेक्शन चेंज, ओनली, अगर ओनली मैग्नीट्यूड वेरिएबल था मतलब स्पीड वेरिएबल थी, अगर ओनली डायरेक्शन वेरिएबल है देन स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी दोस्त, कांस्टेंट। याद रखना, इससे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, अगर वेरिएबल होगी तो किस केस में होगी, कांस्टेंट होगी तो किस केस में होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी या नहीं होगी। ये केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया, पहले वाला एग्जांपल मैंने आपको केस नंबर 2 में बताया, ये बात चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट होगी अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है, अगर इस वजह से वेलोसिटी वेरिएबल है तो। केस नंबर 1 और 2 आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे समझ में, बिल्कुल सर आगे समझ में, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 और 4 समझते हैं। ये एक बार फिर से समझाऊं, चलो समझाता हूं। अगर वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे रखा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट, और इसी का मैग्नीट्यूड हमें स्पीड के बारे में बताता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब, तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड विल बी कांस्टेंट, आपने सीधा बता दिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, सीधा आप टिक करो, आपको मिल गए इसके 4 नंबर, बिल्कुल 4 मार्क्स आपको मिल गए। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो आपके पास 3 केस है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, इस वजह से वो वेरिएबल है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, इस वजह से वो वेरिएबल है, या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इस वजह से वो वेरिएबल है। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड आ जाता है, और मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड
वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड वेरिएबल। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड नहीं आता, अगर मैग्नीट्यूड नहीं आता वो कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो मैग्नीट्यूड से ही तो स्पीड हमें मिलता है, बिल्कुल सर मिलता है, तो स्पीड कैसी होगी, वेरिएबल होगी। केस नंबर 1 2 दोनों आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब केस नंबर, एक काम कर सकते थे हम, इसको मिटाए बिना भी काम कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखो, चलो मिटा ही देते हैं यार, ऐसा भी क्या है। हाँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3, इफ स्पीड is constant then velocity will be constant या वेरिएबल, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और एक और है, एक और है अभी तो, इफ स्पीड वेरिएबल देन वेलोसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल, ये भी आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बताओ क्या होगा दोनों का आंसर, बताओ क्या होगा दोनों का। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, इसका मैग्नीट्यूड साथ में इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो हमें देगा स्पीड, साथ में क्या है इसकी डायरेक्शन। अब ये जो स्पीड है ये क्या हमें दे रखी है, कांस्टेंट। ये हमें क्या दे रखी है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है, बिल्कुल सर चेंज कर सकती है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट एंड also can be variable if changes direction then variable and if डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटी सेम। देखो ध्यान से, मैंने ये लिखा है कि अगर ये जो अपने पास है स्पीड कांस्टेंट आपको दे रखी है तो स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है, बिल्कुल सर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी कैसा हो गया, कांस्टेंट। बस डायरेक्शन का चक्कर है, अगर डायरेक्शन सेम है, बराबर एक ही डायरेक्शन में चल रही है बॉडी, तो अपनी जो वेलोसिटी है ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और अगर डायरेक्शन वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक ही लाइन में मोशन, जैसे यहां से बॉडी चलनी स्टार्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद भी यहीं से चलेगी, 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करी थी, 5 मीटर पर सेकंड इसी एक डायरेक्शन में चल रही है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में मान लो ये बॉडी इस तरह से घूम रही है, यहां से मान लो बॉडी चलनी स्टार्ट कर रही है कंटिन्यूअसली, जो अपने पास वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो स्पीड है ये कैसा है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन ध्यान से देखो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू डायरेक्शन। ये आपको पूरा केस अच्छे से समझ में एकदम आ गया होगा, पूरा ही केस आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक केस नंबर 4 हम पढ़ते हैं, लास्ट केस अपना, केस नंबर 4, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। केस नंबर 4 है, अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो इसका मतलब, स्पीड वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये आपको स्पीड बताता है। अगर ये जो स्पीड है ये क्या है, वेरिएबल, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या है, वेरिएबल। और अगर मैग्नीट्यूड ही वेरिएबल हो जाएगा फिर तो डायरेक्शन पर फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वो चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हम लिखेंगे देन वेलोसिटी विल ऑलवेज
बी वेरिएबल। फिर तो वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगी, वेरिएबल ही रहेगी। इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। लिख लिया इतना सब कुछ? लिख लिया? बिल्कुल सर लिख लिया। अब मिटा दूं इसको? ठीक है। यहां पर मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट केसेस भी बता दिए जिससे आपके थ्योरी के क्वेश्चन सही हो जाएंगे इस टॉपिक से आने वाले। अब आप ना मेरा एक तरीका याद रखना, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम में एक बात बताई थी कि जो अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, ये क्या होता है सर, dr बाई dt होता है। बिल्कुल सर, dr बाई dt होता है। अगर मैं dt को इस तरह भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, dr इक्वल टू v dt मिल जाएगा। dr इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, v dt मिल जाएगा। याद रखना, ठीक है, याद रख लोगे बिल्कुल। जब आप इनको आपस में इंटीग्रेट करोगे, dr इसको इंटीग्रेट करोगे और इसको भी इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, तो आप देखो सारे के सारे dr आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड होकर चेंज इन पोजीशन बन जाएगा। चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। ये बात आपको ज्यादा अच्छे से तब पता चलेगी जब मैं आपको ग्राफ्स पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। इस ग्राफ का जो अपने पास एरिया होता है ना, ये हमें चेंज इन पोजीशन देता है, ये इसका मतलब होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, एरिया। अभी आपके लिए थोड़ी ऊपर की चीज है, ज्यादा अच्छे से आपको तब समझ में आएगी। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ या फिर इंटीग्रेशन वी dt, ये सारे आपस में मिलकर आपको क्या देंगे, चेंज इन पोजीशन देने वाले। और ध्यान से, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमको क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे। ये भी आपको साथ में याद रखना है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपके पास dr बाई dt है ना, ये है पोजीशन बाय टाइम। ये क्या है, पोजीशन बाय टाइम, मतलब पोजीशन कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर एक पोजीशन और साथ में टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, ये यहाँ पर पोजीशन, ये साथ में क्या है, टाइम, इनके बीच में मान लो कोई भी अजीब सा ग्राफ है, कोई भी इस तरह से ग्राफ है, इसमें मैंने ये कोई यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है, ये मैंने यहाँ पर कोई एक छोटा सा पॉइंट ले रखा है, ठीक है। मुझे इस ग्राफ का क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ तो कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। यहाँ पर अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेंजेंट कट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये टेंजेंट मैंने लिया थीटा, ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, इसके लिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, मान लो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है dr, साथ में इसका छोटा सा टाइम मैंने बोला dt। इसका छोटा सा टाइम क्या है, dt। ये जो dr बाई dt है ना, दोनों का जब मैंने रेशियो लिया, यही क्या है, इस ग्राफ का स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। और यही ध्यान से देखो, dr बाई dt किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। मतलब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यही हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, ये हमें क्या देगा, चेंज इन पोजीशन देने वाला। ये थोड़ी हायर बातें आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगी। जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तब आपको ये बातें पता चलेगी, उस टाइम मैं आपको ये बता दूं। अभी आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूं और आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। बिकॉज वैसे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला था, बट वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग से कराऊंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी, यहां से मैं आपको एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं। हाँ, क्वेश्चन ये रहा, अ पार्टिकल moves 5 meter east in 3 seconds, then 5 meter north in 2 seconds. Find average speed and average वेलोसिटी। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। बताओ क्या होगा, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ पाथ, टोटल डिस्टेंस ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम।
मतलब पाथ को कवर करने में, पूरे जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में हमने कितना टाइम लगाया, इसका रेशियो, इसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी कवर की, ईस्ट में 5 मीटर, फिर नॉर्थ में 5 मीटर, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, पहली बार में लगा सर 3 सेकेंड, फिर लगा 2 सेकेंड, तो मतलब 3 + 2, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया 5, 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है, ध्यान से देखो, पहले पार्टिकल ईस्ट में गया 5 मीटर, फिर पार्टिकल यहां से फिर नॉर्थ में गया 5 मीटर, एक ये डायरेक्शन दूसरी ये डायरेक्शन, दो वेक्टर है, इसके हेड से दूसरे का टेल मिल रहा है, इनका हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्राइंगल लॉ क्या बोलेगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि इसके हेड से दूसरे वाला ये जो है इसके हेड से इस दूसरे का हेड मिलेगा, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, √, एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, ये आपको मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, ये 25 ऐड करने पर बनेगा 50, √50 या फिर इसको और आप क्या बोल सकते हो 5√2। 5√2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 + 2 5, ये 5 इस 5 को कट करेगा, आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो यहां पर आज हमने स्पीड और वेलोसिटी एकदम डिटेल में समझ लिया। अब क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर देने वाला हूं, इस लेक्चर में नहीं करा रहा हूं बिकॉज अदरवाइज ये लेक्चर 3 घंटे का हो जाता, आपके लिए भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए मैंने एक अलग लेक्चर क्वेश्चन के लिए आपके लिए डिजाइन किया है, वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। पढ़ते रहो।